हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। छोटा सा सेशन है क्योंकि बहुत कम न्यूज़ बचे आज मुझे मिली है, तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं इसे। और ऐसे सेशन के साथ में जब जल्दी से आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है तो आपको टाइम मिल जाता है पिछला रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो रिवीजन बच्चे खुद से करते रहना है और ईमानदारी से जो है आपको पढ़ते रहना है। एसएससी जेईई प्री का जो रिज़ल्ट है वो भी आ चुका है। जिन बच्चों का हो गया सिलेक्शन मेंस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो रह गए हैं कुछ मार्जिन से या फिर जो किसी भी मार्जिन से रह गए हैं, आप लोगों को बच्चे एक और चांस मिला है कि आप लोगों को गलतियां अपनी देखनी है। ठीक है, खुद को एनालिसिस करना है, खुद की गलतियों को देखना है और उसके बाद में जो है फिर दूसरी बारी के लिए तैयार रहना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो न्यूज़ है अपॉइंटमेंट है। राहुल नवीन को अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? ईडी में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे इसको? इसे कहा जाता है प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, तो प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक के रूप में जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। नाम आपको याद रखना है, राहुल नवीन नाम है इनका। ठीक है, राहुल नवीन नाम है। उसके अलावा अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है। आप लोग देखते होंगे कि ईडी का छापा पड़ गया, यहाँ पे सीबीआई का छापा पड़ गया। ठीक है, तो ईडी जो है बच्चे ये कब बनाया गया था? 1956 में जो है इसे बनाया गया था। और ईडी के द्वारा जिन नियमों का पालन करवाया जाता है या फिर जिन नियमों को मनाने के लिए ईडी को बनाया गया है बच्चे, जो नियम इसे पावर देते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका फेमा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। फेमा की फुल फॉर्म बताइए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से कहते हैं, 1999 का है। दूसरा जो कानून है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। और एक आपका 2011 का है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो इन तीन नियमों को हमारे देश में अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाया गया है? ईडी नाम की एक संस्था बनाई गई है। इसका काम होता है इन तीन नियमों को भारत में क्रियान्वित करना, इन्हें लागू करना। ठीक है, तो याद रखना ईडी के बारे में। राहुल नवीन को जो है इसके निदेशक के रूप में चुना गया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये आपका आरबीआई से रिलेटेड है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक घोषणा की है, एक रिलीज जो है इन्होंने जारी की है। तो इस रिलीज में आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि अप्रैल से लेकर के जून तक की ये जो 3 महीने हैं, इस तिमाही के दौरान भारत में जो शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि एफडीआई है, इसमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है। अगर आपको याद हो बच्चे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि भारत सहित बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कि एफडीआई का फ्लो क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, तो उस फ्लो कम होने के बाद में इस बार जो है आपका जो ये अप्रैल से लेकर के जून तक के जो महीने रही है, जो तिमाही रही है, इसमें जो है भारत में एफडीआई का फ्लो क्या हुआ है? थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने कहा है कि इस तिमाही में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है आपका क्या हो गया है? बढ़कर के 6.9 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, इसे उन्होंने कंपेयर किया है पिछले साल से। पिछले साल से इसी अवधि में ये जो आपका निवेश था एफडीआई था वो 4.7 बिलियन था, जबकि इस बार जो है आपका ये ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो एफडीआई जो है मतलब ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस साल की शुरुआत में एफडीआई जो है पूरी दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी जो है आपका थोड़ा सा कम रहा, लेकिन आपका धीरे धीरे जो है अप्रैल मई जून का ये जो आपका तिमाही रहा, इसमें जो है एफडीआई भारत में बढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर हम एफडीआई की बात करें तो इसी रिपोर्ट में आरबीआई ने यह भी कहा है कि कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जो कि भारत में निवेश करना पसंद करते हैं या फिर भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। तो बच्चे इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 75% हिस्सा किन देशों से आता है भारत में? यहाँ पे देखेंगे प्रमुख 5 देश हैं, सिर्फ 5 देश हैं। एक आपका पहले नंबर पर सिंगापुर है, एक आपका मॉरिशस है, एक आपका नीदरलैंड है, एक आपका अमेरिका है और एक आपका बेल्जियम है। तो ये 5 वो देश हैं जिनका एफडीआई या फिर जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा निवेश किया जाता है भारत में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आरबीआई ने कहा है कि सकल एफडीआई प्रवाह वृद्धि में योगदान देने वाले जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, यानी कि भारत में जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया जाता है उनमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, उसके बाद में आपका वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसके बाद में आपका संचार सेवाएं हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, फिर आपका कंप्यूटर सर्विसेज है, फिर आपका बिजली है और बाकी सारे के सारे जो है आपके ऊर्जा के क्षेत्र मतलब कि एनर्जी सेक्टर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है आपको कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई या फिर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, कौन से सेक्टर में किया जाता है? ये है आपका कौन सा वाला? ये है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, और कौन से देश के द्वारा किया जाता है? इसमें पहले नंबर पर आपका सिंगापुर है, लेकिन सिर्फ 5 देशों से बच्चे भारत में जो टोटल 100% एफडीआई आती है उसमें से 75% जो एफडीआई है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 5 देशों से आ रही है। ठीक है, तो ये भी आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगली जो न्यूज़ है ये है हमारी पड़ोसी देश नेपाल से। ठीक है,
अभी हाल ही में क्या हुआ है, 19 अगस्त को नई दिल्ली में एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं और जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, नेपाल के विदेश मंत्री कौन है बच्चे, आरजू राणा देउबा, ठीक है, ये जो है नेपाल के विदेश मंत्री है, इन दोनों की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो है आपका एक डिसीजन हुआ है। इस डिसीजन के तहत क्या कहा गया है कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, ठीक है, निर्यात मतलब समझते हैं ना बच्चे, भारत को बेचेगा। तो ये थोड़ा सा आपका क्या है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के कौन से पड़ोसी देश ने भारत को 1000 मेगावाट बिजली बेचने का डिसीजन लिया है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा देश है, ये आपका नेपाल। नेपाल चूंकि पड़ोसी देश है और कभी कभी जो है रिलेशंस वैसे नेपाल के साथ में अच्छे ही हमारे, लेकिन कभी कभी बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपका गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना, ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर हमारी सरकार उनकी सरकार जो एक दूसरे को पसंद करने वाली है तो बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होंगे। अगर दोनों के विचारधाराएं अगर अलग अलग होंगी तब जो है आपके डिस्प्यूट होंगे ना, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि वर्तमान में नेपाल में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है बच्चे, ये है केपी शर्मा ओली। और उसके अलावा बच्चे नेपाल के संविधान के आर्टिकल जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पे वो है रामचंद्र पौडेल, ठीक है, रामचंद्र पौडेल जो है यहाँ पे आपके क्या है, ये है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी नेपाल को अगर हम लोग देखें तो इसका आप लोग को एक प्रश्न और पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से आता है क्वेश्चन, नेपाल कौन कौन से स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो नेपाल को देखेंगे आप, सबसे पहले आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश है स्टेट नंबर 2, आपका बिहार है स्टेट नंबर 3, फिर आपका वेस्ट बंगाल है स्टेट नंबर 4 और फिर आपका सिक्किम स्टेट नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, नाम याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे आपका सिक्किम है। ये सारे के सारे राज्य क्या करते हैं, नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है बच्चे, या तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट के द्वारा किया जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट के द्वारा नहीं किया जाता है या फिर कितने राज्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि नेपाल जो है हमारा एक बहुत करीबी देश है, ठीक है, बिल्कुल करीबी देश है। आप लोग देख रहे हैं कि 5 स्टेट से जो है इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और दूसरा क्या है कि नेपाल और भारत में जो है कल्चर भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कल्चर सिमिलर होने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों में जो है आपका मेजोरिटी में जो रिलीजन है वो है आपका हिंदू धर्म, वहाँ पे भी आपका हिंदू धर्म है, यहाँ पे भी आपका हिंदू धर्म है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। अगला बच्चे जो अगली जो न्यूज़ है ये है आपका पेरिस पैरालंपिक जो आपका स्टार्ट हो गया है वहाँ से रिलेटेड है। तो जैसे हमने पेरिस ओलंपिक जो हुआ था अभी जो ख़त्म हुआ है वहाँ पे हमने एक पोस्ट पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो कि पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय दल था, भारतीय दल का जो CDM था यानी कि चीफ दी मिशन, इसे जो है इस पद पे जो है नियुक्त किया गया था किसे, गगन नारंग को, जो कि भारत के पूर्व निशानेबाज रह चुके हैं। तो वही चीज़ जो है आपका पैरालंपिक में भी आपको याद रखनी है बच्चे। जो PCI है, PCI यानी कि जो पैरालंपिक कमेटी है इंडिया की, उनके उपाध्यक्ष कौन है, सत्य प्रकाश सांगवान। सत्य प्रकाश सांगवान को CDM पैरालंपिक टीम के लिए चीफ दी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ओलंपिक में तो हमने गगन नारंग का नाम याद रखा था, यहाँ पे हमें किसका नाम याद रखना है, सत्य प्रकाश सांगवान का नाम याद रखना है। और इनके पास ऑलरेडी एक जिम्मेदारी है, वो क्या है कि भारत में जो पैरालंपिक कमेटी है उसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भारत में जो पैरालंपिक कमेटी है उसके क्या है, ये उपाध्यक्ष हैं। और अब जो है इन्हें CDM के पद पे CDM के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, जो टीम बचे आपकी पैरालंपिक गई है यहाँ से गेम खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि जो PCI है, PCI के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है वर्तमान में क्या है, इस समिति के अध्यक्ष है। उसके अलावा यहाँ पे इस बार जो आपकी टीम गई है पैरालंपिक में, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड बच्चे पहले ही क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्या है कि इस बार की जो टीम गई है ना, वहाँ पे भारत की अभी तक की पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले जितने भी दल गए हैं, जितने भी टीम गए हैं, उनमें से सबसे बड़ा दल जो है इस बार गया है, ठीक है। तो टोटल आपको याद रखना है कि 84 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये जो 84 खिलाड़ी जा रहे हैं ना, ये टोटल 12 खेलों में जो है अपना हुनर दिखाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि इस बार का जो पेरिस ओलंपिक की टीम गई है भारत से, वो अभी तक की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी इन द सेंस कि नंबर सबसे ज़्यादा है ना। तो 84 जो है टोटल पैरा एथलीट यहाँ से गए हैं और टोटल कितने गेमों में प्रतिभाग करेंगे, ये टोटल जो है 12 गेम में 12 खेलों में प्रतिभाग करेंगे, ठीक है। तो पैरालंपिक की न्यूज़ भी बच्चे आपको ओलंपिक के नीचे ही जो है नोट डाउन करने ही है, ठीक है। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा
एग्जाम में जो है आपका कम रहता है, लेकिन बच्चे खिलाड़ियों की न्यूज़ जब आपके आएगी ना तो वो आपको याद रखना है। हो सकता है कि हम यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो है आपका प्रदर्शन रहता है। पिछली वाली पैरालंपिक में हमने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इस वाले में भी उम्मीद है खिलाड़ियों से कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। वैसे आपको न्यूज़ पढ़ाती रहूँगी, लेकिन इसको भी बच्चे नोट कर लेना अलग से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरालंपिक की न्यूज़। अब चूंकि आज की खबरें जो है आपकी कम है तो शॉर्ट न्यूज़ स्टार्ट होती है। शॉर्ट न्यूज़ में आपको सबसे पहले बच्चे आपको याद रखना है 17th दिव्य कला मेला रायपुर छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हो गया है। पहले तो दिव्य कला मेला के बारे में याद रखना बच्चे, इसकी विशेषताएं क्या है। इसमें जो है आपका क्या है बच्चे, शिल्पकारों, स्वदेशी उत्पादों, इनकी जो है आपकी प्रदर्शनी लगती है। ठीक है, दिव्य कला शक्ति ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये आपका दिव्यांग कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए है। जो दिव्यांग जन होते हैं, खास करके जो दिव्यांग आर्टिस्ट होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बच्चे हर साल दिव्य कला मेला लगता है। इसका प्रश्न जो आपका एग्जाम में आता है वो इतना आता है कि इस बार 2023 में 2024 में दिव्य कला मेला हुआ कहाँ है। तो 2024 में भी आपका दिव्य कला मेला हो चुका है और यह आपका कहाँ पे हुआ है, रायपुर में हुआ है। रायपुर कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल में हुआ है। ठीक है, याद रखना इसे, दिव्य कला मेला। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है आपकी भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनने वाला है। याद रखिएगा कहाँ पे बनने वाला है, कौन बना रहा है, ये आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय, इसका नाम है। ठीक है, ये जो है आपका इसका उद्घाटन किया जाएगा, कब किया जाएगा, लेकिन नवंबर 2024 में किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा बच्चे, ये किया जाएगा आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी ओपनिंग की जाएगी, इसे इनोग्रेट किया जाएगा अभी जो है नवंबर 2024 में। ठीक है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा याद रखना कि भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय बनकर के तैयार होने जा रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय। ठीक है, तो म्यूजियम का पूरा नाम आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है एक अवार्ड से। अभी हाल ही में बच्चे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं। इन पुरस्कार से रिलेटेड थोड़ा सा इतना याद रखना कि जो आपके नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिए जाते हैं ना, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और दूसरा, इसमें जो आपका मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम याद रखना, ये खनन मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है इसमें इन्वॉल्व है, इनके द्वारा जो है ये आपके क्या किए जाते हैं, इन्हें इनकी स्थापना जो है इस मंत्रालय के द्वारा की गई है। हाँ, दिए जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चे आपको याद रखना है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 जो कि 2024 में दिए गए हैं। इसे जो है आपका इसकी स्थापना खान मंत्रालय के द्वारा की गई है और दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। बच्चे आईसीसी के जो है आपके वर्ल्ड कप चलते रहते हैं ना, महिलाओं के अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं। तो हाल ही में आप लोगों ने ये तो न्यूज़ सुनी है, मैंने अभी आपको बताया है कि बांग्लादेश में जो इंटरनल सिचुएशन है वो अभी भी जो है आपकी बहाल नहीं हुई है, शांति बहाली वहाँ पर नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए आईसीसी ने एक डिसीजन लिया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए, आईसीसी ने महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं के कारण महिला T20 वर्ल्ड कप कब होने वाला था, 2024 में होने वाला था। ठीक है, महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि होने वाला था बांग्लादेश में, इसे बांग्लादेश से शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब ये कौन सी कंट्री में होगा, अब ये बच्चे आपका संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, तो मूल रूप से जो है आपका बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था ये 3 से लेकर के 20 अक्टूबर तक, लेकिन अभी जो है आपका ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपका दुबई में और शारजाह में। ठीक है, दुबई और शारजाह में जो है इसके मैचेस होंगे, पहले आपका बांग्लादेश में हो रहा था। ठीक है, तो आईसीसी के इस डिसीजन को भी आपको याद रखना है कि अब आपको पूछा जाएगा कि 2024 का जो आईसीसी का महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप था वो पहले कौन सा देश में हो रहा था, बांग्लादेश में, और अभी जो है आईसीसी के डिसीजन के अकॉर्डिंग अब वो किस देश में होगा, अक्टूबर के महीने में होगा बच्चे। ठीक है, और कहाँ पे होगा, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में होगा, यूएई में होगा। ठीक है, यूएई में कौन कौन सी जगह, दुबई और शारजाह। यहाँ पे शारजाह का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कई बार ये सिंपल सा प्रश्न बन जाता है कि शारजाह जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे है, यूएई में है, या फिर ऐसे भी प्रश्न बना हुआ है आपका कि शारजाह क्या है, किस चीज़ का स्टेडियम है, तो याद रखना ये आपका क्रिकेट का स्टेडियम है, कहाँ पे है, यूएई में है। ठीक है, तो इतनी न्यूज़ बच्चे आपको याद रखनी है, हालांकि बहुत कम न्यूज़ आज आपकी रही है। ठीक है, छोटी छोटी न्यूज़ थी, तो जितना समय मिलेगा अपना रिवीजन में लगाना है आपको। ठीक है, और मेक इट इजी मोबाइल एप्लीकेशन
रोज बताती हूँ आपको, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, क्योंकि पहले इसका नाम बदला हुआ था ना, पहले इसका नाम मेक इट इजी लाइव क्लासेस था, अब जो है बच्चे इसका नाम अलग हो गया है। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं आपके लिए मेक इट इजी मैकेनिकल है, जो सिविल के बच्चे हैं आपके लिए मेक इट इजी सिविल है। वहाँ पे जाएंगे, आपका नॉन टेक टेक्निकल दोनों ही आरआरबी जेई के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बच्चे कोर्स के अंदर है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर है। जो भी आपको सुटेबल लगता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको पहले चेकआउट करना है। उसके बाद में पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेना है, वहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, आपके टेलीग्राम चैनल भी हैं, उसके बाद में जो है आपको वहाँ से लेनी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर अब आपका आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।